बचपन में स्कूली दिनों में इतिहास की किताबों के पन्नों को पलटते हुए वो रहस्यमय शब्द ईसवी ईसा पूर्व जो हर तारीख के साथ लिखे होते थे याद है, मानो कोई गुप्त भाषा हो। इन्हें समझने की कोशिश में हम कई बार परेशान हुए और अगर समझ में भी आ गए तो भी समय के साथ इनकी यादें धुंधली हो गई। लेकिन अब इनका इस्तेमाल आम हो गया है। किसी भी विषय को पढ़े तो बार बार इनका सामना करना पड़ता है। आखिर इनका क्या मतलब है, इन शब्दों में आपस में क्या संबंध है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए इनके अर्थ और महत्व को समझते हैं, यह सीखते हैं कि इनकी गणना कैसे की जाती है और सदियों जैसे लंबे समय के अनुमान को कैसे ट्रैक किया जाता है। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि ईसा पूर्व बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है, लेकिन ईसवी एडी के बारे में गलतफहमी है कि इसका अर्थ आफ्टर डेथ यानी ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का समय होता है। हाँ, ईसवी का अर्थ ये नहीं है। ईसवी एडी लैटिन वाक्यांश एनो डोमिनी का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है हमारे प्रभु के वर्ष में। यह यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईसा पूर्व और सामान्य युग से पहले एक ही युग को दर्शाते हैं, जैसा कि ईसवी और सामान्य युग करते हैं। तो BC stands for before Christ, that is before the birth of Jesus Christ, and another one is AD. AD stands for Anno Domini. It's a Latin term. It translates to in the years of Jesus Christ. And the another one is BCE and CE. So BCE stands for before Common Era, and CE stands for Common Era. That both concepts are equivalent to each other. Like BCE and BC both are equivalent. ईसवी की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस युग में हम अभी रह रहे हैं वही ईसवी कहलाता है। आप कह सकते हैं कि वर्तमान वर्ष 2024 ईसवी या 2024 सामान्य युग है। दोनों का मतलब एक ही है। अब ईसवी ईसा पूर्व की ओर चलते हैं। पूरी कहानी ईसवी एडी एनो डोमिनी की चारों ओर घूमती है। ईसवी ईसा पूर्व डेटिंग प्रणाली एक ईसाई धर्म गुरु डायनेसिस एक्सिगस द्वारा 6ठी शताब्दी में लगभग 525 ईस्वी में की गई थी। यह मौजूदा वर्ष 2024 से लगभग 1499 साल पहले की बात है। आप जल्द ही इन सभी वर्षों और शब्दों की गणना करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन पहले इस डेटिंग प्रणाली के इतिहास को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। पोप सेंट गैलाइसिस प्रथम द्वारा डायनेसिस को लगभग 1528 साल पहले सन 496 ईस्वी के आसपास रोम में आमंत्रित किया गया था। सन डायनेसिस, मैंने तुम्हें चर्च के अभिलेखागार को व्यवस्थित करने के लिए बुलाया है। जी हाँ पोप, ये मेरी खुशी होगी। डायनेसिस ने बहुत सी मानक यूनानी रचनाओं का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। साथ ही उन्होंने प्रारंभिक गणित पर एक ग्रंथ भी लिखा। सन 525 ईस्वी में पोप सेंट जॉन प्रथम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। डायनेसिस, मैं आपको दुनिया के लिए एक महान दायित्व सौंपना चाहता हूँ। जी परम पावन सन जॉन। मैं चाहता हूँ कि आप समय का एक नया लेखा जोखा तैयार करें। परम पावन, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। डायनेसिस एक ईस्टर तिथि निर्धारित करके सभी ईसाइयों को एकजुट करना चाहते थे, जिस पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों चर्च सहमत हो सके, क्योंकि वे इसे अलग अलग दिनों में मनाते थे। ईस्टर एक ईसाई त्योहार है जो यीशु मसीह के पुनर्जन्म का जश्न मनाता है, लेकिन उस समय का लेखा जोखा करना काफी जटिल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डायनेसिस से पहले हजारों से अधिक जोड़े रोम के शीर्ष नेताओं, जिन्हें कॉन्सुल्स कहा जाता था, राज करते थे। ये कॉन्सुल रोम के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तरह थे, जो हर साल साथ मिलकर काम करते थे। ईसाई धर्म के लिए समय गणना की एक व्यवस्था बनाने के लिए डायनेसिस ने ईसा पूर्व ईसवी डेटिंग प्रणाली तैयार की। इससे पहले लोग अन्य धर्मों से जुड़ी प्रणालियों पर निर्भर करते थे, जैसे रोम शहर की स्थापना के बाद से बीते वर्षों की गिनती करना या शासन करने वाले कॉन्सुल जोड़ियों के आधार पर गणना करना। डायनेसिस ने गणना की कि जिस वर्ष उसने काम किया वह ईसा मसीह के जन्म के बाद से 533 वर्ष था। इसीलिए उसने इसे ईसवी सन 533 कहा।
यहीं से ईसवी ईसा पूर्व डेटिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। ईसवी का अर्थ है एनो डोमिनी, हमारे प्रभु के वर्ष, और जो समय ईसा मसीह के जन्म से पहले का हुआ उसे ईसा पूर्व कहा गया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात है, डायनेसिस ने कभी भी ईसा मसीह के जन्म का दावा नहीं किया, उसने केवल मसीह के युग का उल्लेख किया। बीड नामक अंग्रेजी भिक्षु पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में घटनाओं को लिखते समय 704 ईस्वी का प्रयोग किया। बीड की इस पुस्तक ने ईसा पूर्व ईस्वी डेटिंग प्रणाली को प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में अन्य लेखकों ने भी ऐतिहासिक घटनाओं को लिखते समय इसी प्रणाली को अपनाया। जैसा कि हमने चर्चा की, ईसा पूर्व ईस्वी डेटिंग प्रणाली को अब सामान्य युग से पहले सामान्य युग डेटिंग प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ईसा पूर्व और सामान्य युग से पहले दोनों का मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले के वर्षों से है। ईसवी और सामान्य युग दोनों का मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्षों से है। तो सवाल ये उठता है कि पारंपरिक ईसा पूर्व ईस्वी डेटिंग प्रणाली आज इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य युग से पहले सामान्य युग डेटिंग प्रणाली में कैसे बदल गई? So, what was the use of bringing this all new concept in the academic field? So, BC means before Christ. It's more like a religious connotation. Like we are taking the reference of the birth of Jesus Christ. But academic scholars came up with this new idea that why to use this religious connotation when we can use more secular term. In academic terms, before common era sounds more suitable. Both are telling us the same things, but the basic difference is कि BCE is more academically appropriate term and BC is it's indicating religious connotations. सामान्य युग से पहले सामान्य युग प्रणाली का उपयोग ईसा पूर्व ईस्वी प्रणाली के स्थान पर कोई नई अवधारणा नहीं है। यह कॉन्सेप्ट काफी समय से अस्तित्व में है। दरअसल ईस्वी के स्थान पर सामान्य युग शब्द का प्रयोग सबसे पहले 17वीं शताब्दी में जर्मन भाषा में और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में हुआ। सामान्य युग से पहले सामान्य युग प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण इतिहास के बारे में बात करते समय सटीकता और सभी को शामिल करना है, भले ही उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल यह उठता है कि इन तिथियों की गणना कैसे की जाए। गणित में संख्या रेखा के समान डेटिंग प्रणाली भी एक समय रेखा के रूप में कार्य करती है। डायनेसिस द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के अनुसार एक अंक ने समय रेखा को दो भागों में विभाजित किया गया है, बाईं ओर और दाईं ओर। दाईं ओर ईस्वी सामान्य युग का भाग है, बाईं ओर ईसा पूर्व सामान्य युग से पहले का भाग है। आइए तिथियों की गणना को समझने के लिए तीन परिदृश्य यानी सिनेरियोस लेते हैं। पहले सिनेरियो में ईस्वी सामान्य युग पक्ष पर ध्यान देते हैं। सिनेरियो 1 केवल ईस्वी सामान्य युग काल में शुरू और खत्म होने वाली घटनाएं। उदाहरण, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी साम्राज्य था जिसने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दक्षिण एशिया पर शासन किया। मामला 1, आइए सबसे पहले गणना करें कि इस सल्तनत ने कितने वर्षों तक शासन किया। यह जानने के लिए हम सिंपली बड़ी तिथि से छोटी तिथि घटाते हैं। मतलब 1526 ईस्वी माइनस 1206 ईस्वी आपको प्राप्त होता है 320 वर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने 320 वर्षों तक शासन किया। मामला 2, सल्तनत वर्तमान वर्ष से कितने साल पहले शुरू हुई। चूंकि वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी यानी सामान्य युग है, तो साम्राज्य की शुरुआत की तिथि 1206 ईस्वी को वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी से घटाने पर हमें मिलते हैं 818 वर्ष। इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का शासन 818 साल पहले शुरू हुआ था। और पहले सिनेरियो का अंतिम मामला है मामला 3, कितने वर्ष पहले सल्तनत का अंत हुआ। सल्तनत की समाप्ति की तिथि 1526 ईस्वी को वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी से घटाने पर हमें मिलता है 498 वर्ष। इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का शासन 498 साल पहले खत्म हुआ था। अब समय रेखा के बाईं ओर ईसा पूर्व सामान्य युग से पहले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिनेरियो 2, चलिए मौर्य वंश का उदाहरण लेते हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर आप मौर्य वंश के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो देखें। आपको मौर्य साम्राज्य के कई रोचक तथ्य मिलेंगे। वीडियो का लिंक वर्णन में नीचे मिलेगा। समय रेखा में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी और ये 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। मामला 1। आइए सबसे पहले गणना करें कि इस साम्राज्य ने कितने वर्षों तक शासन किया। हम बड़ी तारीख 322 ईसा पूर्व से छोटी तारीख 185 ईसा पूर्व घटाते हैं। 322 ईसा पूर्व माइनस 185 ईसा पूर्व, जिससे हमें प्राप्त होता है 137 वर्ष। तो हम कहेंगे कि मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्षों तक शासन किया। मामला 2 केस 2 से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने समय रेखा में कुछ नोटिस किया? हाँ, इसमें कोई शून्य नहीं है। ईसा पूर्व ईसवी समय रेखा में शून्य वर्ष नहीं होता है। 6ठी शताब्दी में इस प्रणाली को बनाने वाले डायनेसिस एक्सिगस ने यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को वर्ष 1 ईसवी 1 के रूप में चिन्हित किया था। इसका मतलब है कि समय रेखा में सीधे 1 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक की छलांग लगाई जाती है। बीच में कोई लापता वर्ष नहीं होता है। इसी अनूठी प्रणाली के कारण 1 ईसा पूर्व और 1 ईसवी के बीच कितने वर्ष हैं, इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। यह कोई अंतराल या लुप्त समय अवधि नहीं है, बल्कि समय को चिन्हित करने का इस प्रणाली का अपना ही तरीका है। मामला 2। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से कितने साल पहले हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तिथि 322 ईसा पूर्व को वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी के साथ जोड़ें, जिससे हमें प्राप्त होता है 2346। क्योंकि ईसा पूर्व ईसवी प्रणाली में कोई वर्ष शून्य नहीं होता है, इसीलिए हम 1 घटाते हैं। 2346 माइनस 1, जिससे हमें प्राप्त होता है 2345। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से 2345 वर्ष पूर्व हुई थी। मामला 3। कितने साल पहले मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था? साम्राज्य के अंत की तिथि 185 ईसा पूर्व प्लस 2024 ईस्वी माइनस 1, जिससे हमें प्राप्त होता है 2208 वर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंत 2208 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गणना करते समय हम वर्षों से 1 क्यों घटाते हैं? ईसा पूर्व तिथियों से वर्ष पहले की गणना में 1 घटाने का कारण है वर्ष शून्य का अभाव। बेहतर समझ के लिए मैं आपको 2 तरीके देता हूं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आइए 10 ईसा पूर्व और 10 ईसवी के बीच अंतर की गणना करें। 10 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का अंतराल, जिससे हमें मिलता है 9 वर्ष। 1 ईसवी से 10 ईसवी तक का अंतराल, जिससे हमें मिलता है 9 वर्ष। सामान्यतः हम मानते हैं कि 1 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक का अंतराल, जिससे हमें मिलता है 1 वर्ष, क्योंकि कोई वर्ष शून्य नहीं है। तो जब आप इन्हें सभी को मिलाते हैं तो आपको 9 वर्ष 10 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व प्लस 1 वर्ष 1 ईसा पूर्व से 1 ईसवी प्लस 9 वर्ष 1 ईसवी से 10 ईसवी, हमें मिलता है 19 वर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10 ईसा पूर्व 10 ईसवी से 19 साल पहले हुआ था। तो जब आप 1 ईसा पूर्व और 1 ईसवी के बीच का अंतर निकाल रहे हैं तो बस इसे इस प्रकार सोचें। 1 ईसा पूर्व सीधे 1 ईसवी से पहले आता है। तो जब आप 1 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक की गिनती कर रहे हैं तो आप बस 1 ही वर्ष की गिनती कर रहे हैं, क्योंकि आप सीधे पिछले साल ईसा पूर्व से पहले साल ईसवी की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए 1 ईसा पूर्व और 1 ईसवी के बीच का अंतर सीधे 1 वर्ष होता है। इस मामले में आपको कुछ और जोड़ने या घटाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बस एक सीधा वर्ष है। ये विधि केवल समझने के लिए एक उदाहरण है। वास्तव में ईसा पूर्व ईसवी प्रणाली में कोई वर्ष शून्य नहीं होता है। मेथड 2। मामला 1। मान ले कि हम 400 ईसा पूर्व और 2024 ईसवी के बीच का अंतर निकालना चाहते हैं।
यदि वर्ष शून्य होता तो सीधे 400 ईसा पूर्व को 2024 ईस्वी में जोड़ने से हमें सही उत्तर मिल जाता। 400 ईसा पूर्व प्लस 2024 ईस्वी, जिससे हमें मिलता है 2424 वर्ष। लेकिन याद रखें, ईसा पूर्व ईस्वी प्रणाली में वास्तव में कोई वर्ष शून्य नहीं होता है। अब मामला 2 की ओर बढ़े। मामला 2 लेकिन शून्य वर्ष के अभाव के कारण सीधे 400 ईसा पूर्व और 2024 ईस्वी को जोड़ने से हम अनजाने में लापता वर्ष को 2 बार गिनते हैं। इस दोहरी गिनती से बचने के लिए हम वर्तमान वर्ष को ईसा पूर्व तिथि में जोड़ने के बाद 1 घटाते हैं। 400 ईसा पूर्व प्लस 2024 ईस्वी माइनस 1, जिससे हमें मिलता है 2423 वर्ष। हम कह सकते हैं कि 400 ईसा पूर्व 2423 वर्ष पूर्व हुआ था। सिनेरियो 3, यहां एक और सवाल उठता है। यदि कोई घटना ईसा पूर्व में शुरू होकर ईस्वी एडीसी में समाप्त होती है तो हम उसकी गणना कैसे करेंगे? पश्चिम के रोमन साम्राज्य का उदाहरण लेते हैं, जो अपने समय में एक प्रमुख विश्व शक्ति था। यह साम्राज्य पश्चिम में 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक चला। मामला 1, रोमन साम्राज्य की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई थी? जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआती तिथि 27 ईसा पूर्व को वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी में जोड़कर और फिर वर्ष शून्य ना होने के कारण 1 घटाना है, जिससे हमें मिलता है 2050 वर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत आज से 2050 वर्ष पूर्व हुई थी। मामला 2, रोमन साम्राज्य का अंत कितने वर्ष पहले हुआ? यहां हम सीधे समाप्ति तिथि 476 को वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी से घटाएंगे। 2024 ईस्वी माइनस 476, जिससे हमें मिलता है 1548। इस प्रकार हम कहेंगे कि रोमन साम्राज्य का अंत 1548 वर्ष पूर्व हुआ था। मामला 3, पश्चिम में रोमन साम्राज्य कितने समय तक चला? साम्राज्य की अवधि निकालने के लिए हम शुरुआती तिथि 27 ईसा पूर्व को अंत तिथि 476 में जोड़ेंगे और फिर 1 घटाएंगे, जिससे हमें मिलता है 502 वर्ष। इस प्रकार पश्चिम में रोमन साम्राज्य 502 वर्ष तक चला। सालों का लेखा जोखा रखना वाकई मुश्किल हो सकता है। साल बदलते रहते हैं और कभी कभी सही साल निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इतिहासकार आमतौर पर पूरे सालों के बजाय सदियों का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें पूरे दौर को समझने में मदद मिलती है। एक सदी 100 साल की अवधि होती है। हर 10 साल का एक डेकेड होता है। Each 100 year will make a century. And each 1000 year will make a millennium. We will only talk about the century. जब हम सदियों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल 21वीं सदी के बारे में आता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो 2000 का दौर है, तो हम 21वीं सदी में कैसे हो सकते हैं? आइए सदियों की गणना करना सीखते हैं। सदियों की गणना करना आसान है। 1 से 100 तक 1वीं सदी है। 101 से 200 तक 2वीं सदी है और ऐसा ही आगे चलता है। 1901 से 2000 तक 20वीं सदी है और जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो हम 2001 से 2100 तक के वर्षों की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ईसा पूर्व ईस्वी BC-AD समय रेखा आगे की ओर चलती है, जबकि ईसा पूर्व सामान्य युग BCE समय रेखा पीछे की ओर चलती है। लेकिन यहां हर सदी में 100वां साल गायब है। 1 से 100 गिनने पर 99 साल ही होते हैं। 101 से 200 गिनने पर भी 99 साल होते हैं और ऐसे ही आगे चलता ही रहता है। ऐसा ईसा पूर्व समय रेखा में भी होता है। 1 से 100 गिनने पर 99 साल ही होते हैं और ऐसा ही आगे चलता ही रहता है। गायब वर्ष का रहस्य कुछ ऐसा है कि इस भ्रम के लिए आप ईसा पूर्व ईस्वी प्रणाली के बीच चुपचाप गायब हुए वर्ष शून्य को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इतिहास की सवारी एक विशाल ट्रेन की यात्रा की तरह है। हर डब्बा एक शताब्दी को दर्शाता है, जिसमें 100 यात्री यानी 100 वर्ष होते हैं।
ईसवी लेबल वाली ट्रेन प्रथम शताब्दी डिब्बे से शुरू होती है, जिसमें यात्री 1 से 100 तक सफर करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं वर्ष 1 से वर्ष 100 एक शताब्दी में होते हैं और इसी तरह आगे चलता है। पटरियों के दूसरे तरफ ईसा पूर्व ट्रेन चलती है, जो इसी प्रणाली को दर्शाती है, लेकिन पीछे की ओर गिनती करती है। यह तुलना हमें समय के प्रवाह को दर्शाने में मदद करता है, जहां हर सदी शताब्दी इस विशाल ऐतिहासिक रेलवे पर एक अलग खंड है। चिंता ना करें, कोई गायब वर्ष नहीं है, बल्कि ये एक कैलेंडर की खिचड़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे गिनती करते हैं। इसके आधार पर 99 और 100 दोनों ही वर्ष सही हो सकते हैं। कभी कभी इतिहास में चीजें थोड़ी उलझी हुई होती हैं, हमें ठीक ठीक पता नहीं चलता कब क्या हुआ। इसीलिए इतिहासकार सदियों का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें याद रखना भी आसान होता है। लेकिन याद रखें, जरूरी घटनाओं के लिए सही साल जानना अभी भी जरूरी है।